हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 11th के आपके सोशोलॉजी के फाइनल के एग्जाम के लिए हम अपना जो तीसरा सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे थे बच्चों। ये वीडियो इसी पेपर के पार्ट 2 की रहने वाली है। ठीक है, आधा पेपर पार्ट 1 में समझा दिया। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी बच्चे देख लीजिए, सेक्शन ए में हमने डिस्कस किया था, मतलब पार्ट 1 में सेक्शन ए डिस्कस किया था। ठीक है, एमसीक्यू वाला बहुत अच्छे तरीके से आप सभी बच्चों ने अपने स्कोर बोर्ड भी बताया था। ठीक है सर जी, मैंने इतने का आंसर दिया था, इतने का आंसर दिया था, तो बहुत अच्छा लगा जान के। ठीक है, इसी प्रकार से आपका अगला जो सब्जेक्ट है, मतलब अगला पार्ट है, वो सेक्शन बी था, 2 नंबर के 9 क्वेश्चन। तो ये भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं बच्चों। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिकमेंडेड है, जाके जरूर देखें। चलिए अब यहां से शुरुआत होगा बच्चों हमारा आज के इस पेपर का अगला सेक्शन, खंड नंबर सी, जिसमें हमारे 4 नंबर के टोटल 7 क्वेश्चन है। वैसे अथवा मिला दें तो टोटल हमारे 9 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 का पहला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध स्पष्ट कीजिए। ठीक है, वहीं दूसरा क्वेश्चन कहता है कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध स्पष्ट कीजिए। तो आपको क्या करना है, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान, इन दोनों में आपको संबंध बताना है। फिर समाज शास्त्र और जो आपका अर्थशास्त्र है, इनमें आपको संबंध बताना है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ चीजें कंफ्यूजन करने वाली होंगी, लेकिन अगर आप ध्यान से समझ गए तो अच्छे खासे नंबर ले आओगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कि समाज शास्त्र क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, समाज शास्त्र जो है ये मानव व्यवहार सीखने से संबंधित होता है। किससे? मानव व्यवहार को सीखने से संबंधित है। दूसरा, समाज शास्त्र एक बड़े से समूह या एक बड़े समाज के साथ सौदा करता है। ठीक है, एक बड़ा समूह या फिर समाज। उसके बाद समाज शास्त्र एक अवलोकन प्रक्रिया है मनोविज्ञान के रूप में। समाज शास्त्र लोगों के संपर्क से संबंधित है। समाज शास्त्र ये मानता है कि एक व्यक्ति का कार्य उसके आसपास या समूह से प्रभावित होता है। आप जो भी करते हैं वो प्रभावित होता है। तो क्या याद रखोगे, समाज शास्त्र में मानव व्यवहार सीखने जैसे संबंधित है, एक बड़े समूह समाज से संबंधित है, एक अवलोकन प्रक्रिया के रूप में है, लोगों के संपर्क से संबंधित है, और एक व्यक्ति के कार्य उसके आसपास और समूह से प्रभावित होते हैं। ठीक है, वही बात अगर हम करें मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान में ऐसा क्या होता है, तो मनोविज्ञान जैसा कि नाम से पता चलता है, मन अर्थात मनोविज्ञान मानव मस्तिष्क के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, और मनोविज्ञान किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, 2-4 व्यक्ति या फिर 2-4 व्यक्तियों का जो समूह है, इससे संबंधित होता है। मनोविज्ञान एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। मनोविज्ञान मानव भावनाओं से संबंधित है। मनोविज्ञान अध्ययनों में यह माना जाता है कि व्यक्ति सभी गतिविधियों के लिए अकेले जिम्मेदार है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस आ गया ना समझ में कि ये जो समाजशास्त्र है, ये जो मनोविज्ञान है, इन सभी में क्या डिफरेंस होता है। ओके, समाजशास्त्र मानव व्यवहार सीखने जैसा, बड़े समूह समाज से पैदा होता है, मतलब सौदा करता है। एक अवलोकन प्रक्रिया है, लोगों से संबंधित है, जो भी व्यक्ति करता है उसका समूह से प्रभावित है वो काम। ठीक है, मनोविज्ञान ये केवल एक मनुष्य के मस्तिष्क का अध्ययन है, व्यक्ति या छोटे समूह से संबंधित है, एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में है, और मानव भावना से संबंधित है। हम जो कुछ भी करते हैं वो हम अकेले ही जिम्मेदार होते हैं उसके लिए। बस हो गया आंसर आपका। ठीक है, अब दूसरा टर्म समझो। दूसरा टर्म क्या था कि समाज शास्त्र के बारे में और अर्थशास्त्र के बारे में डिफरेंशिएट। ठीक है, समाज शास्त्र ये कैसा विज्ञान है, ये एक सामान्य विज्ञान है। समाज शास्त्र का दृष्टिकोण व्यापक होता है। समाज शास्त्र के अध्ययन की प्रकृति होती है समूहवादी, और समाज शास्त्र में सामाजिक चर मापना बहुत मुश्किल होता है। वहीं इकोनॉमी की बात करें तो अर्थशास्त्र एक विशेष तरीके का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामान्य है, अर्थशास्त्र विशेष है। समाज शास्त्र में दृष्टिकोण व्यापक होता है, जबकि इसका दृष्टिकोण केवल और केवल आर्थिक होता है। समाज में सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के अध्ययन की जो प्रकृति है वो व्यक्तिवादी होती है, जबकि समाज होता है समूहवादी। अर्थशास्त्र में आर्थिक चर को सटीक रूप में मापा भी जा सकता है एवं इसे मात्रा में अंकित भी किया जा सकता है, और जबकि समाजशास्त्र में चर मापना, सामाजिक चर जो होते हैं ये बहुत मुश्किल होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनमें कोई डेटा ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए। तो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र समझ गए बच्चों बढ़िया तरीके से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 26 कंप्लीट। अब वहीं पे बात करते हैं इसके इंग्लिश मीडियम की। तो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड फिजिकोलॉजी। तो क्या इसमें डिफरेंस रिलेशनशिप है, यहां से पढ़ लीजिए, सोशोलॉजी के बारे में और फिजिकोलॉजी।
दोनों के दोनों पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनको इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था सोशोलॉजी एंड इकोनॉमी के बारे में, तो सोशोलॉजी के बारे में आप ये पढ़िए, रिलेटेड टू इकोनॉमी, एंड इकोनॉमी के बारे में ये पढ़िए। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 27 की। तो इससे संबंधित एक एमसीक्यू आपको मैं करवा चुका हूं, तो बड़े ध्यान से पढ़ लेना बच्चों। शरत चंद्र राय का भारतीय समाजशास्त्र में अकस्मात व अग्रणी मानव विज्ञानियों का योगदान स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल सी बात है, शरत चंद्र राय का भारतीय समाज में योगदान आपको बता देना है, सिंपल सा है ना। तो क्या योगदान रहा है इनका, बड़े ध्यान से समझते हैं। ओके, देखो इसके बारे में हम बात करेंगे। शरत चंद्र राय, इनका जन्म 1871 में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1942 में। अब ध्यान से देखो, शरत चंद्र राय ये एक अग्रणी मानव विज्ञानी रहे थे। ठीक है, इन्होंने ईसाई मिशनरी विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा के रूप में काम भी किया है। ये लगभग 44 वर्ष तक सांची में रहे थे, मध्य प्रदेश के सांची में, जिसे बौद्ध स्तूप के नाम से भी जानते हैं, सांची में रहे थे। फिर ये छोटा नागपुर झारखंड में रहने लगे थे जाके। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण किया, जहां पे भी जाते थे, और उनके बीच रहकर गहन क्षेत्रीय अध्ययन किया कि लोग कैसे रहते हैं, क्या उनकी पद्धतियां हैं, क्या आचार विचार रणनीतियां, सारी चीजों का गहन अध्ययन किया उन्होंने। बाद में उन्हें सरकारी दुभाषी के रूप में रांची की अदालत में नियुक्त कर दिया गया। सरकारी यानी कि जो जनजातियों की आम भाषा होती है, एक तो वो और एक ऑफिशियल, तो इसके बीच में इनको बेसिकली वो कर दिया गया। ठीक है, उनके द्वारा ओराव, मुंडा, खारिया जनजातियां पार कर क्या नाम है, दोबारा पढ़ता हूं। ठीक है, देखो ओराव, मुंडा, खारिया जनजातियों पर किया गया लेखन कार्य भी इनका प्रकाशित हुआ, और फाइनली 1922 में इन्होंने मैन इन इंडिया इस नाम की एक जर्नल स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से शरत चंद्र राय का समाजशास्त्र में ये इनका योगदान रहा है। ओके बच्चों, अग्रणी मानव विज्ञानी थे, शिक्षा के एक अंग्रेजी शिक्षक के रूप में काम किया था, भ्रमण करके बहुत सारी रिपोर्टें तैयार की थी। उनकी ओराव, मुंडा, खरिया जनजाति पर रिपोर्ट छापी भी गई, और मैन इंडिया नामक इन्होंने जर्नल की स्थापना की। तो कुछ ऐसी बातें हैं। ओके, इंग्लिश मीडियम में आ जाएगा, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ शरत चंद्र रॉय इन दी सोशोलॉजी। तो कैसे लिखना है, आपके सामने ये पॉइंट है, आप पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, और आई होप आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि कानून और प्रतिमान, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो कानून और प्रतिमान क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो। कानून एवं प्रतिमान में अंतर ये है, अच्छा एक सेकेंड, प्रतिमान को आप मानदंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मानदंड कैसे होते हैं, ये अस्पष्ट नियम होते हैं, जबकि जो भी कानून होता है, कोई भी लॉ होता है, वो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है, स्पष्ट होता है। ठीक है, कानून जो है ये सरकार के द्वारा नियम के रूप में परिभाषित औपचारिक स्वीकृतियां होती हैं। कानून जो है वो पूरे समाज पर लागू होते हैं, और कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना और सजा भी हो सकती है। ठीक है, कानून जो है वो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं, जबकि मानक जो है वो सामाजिक परिस्थिति के अनुसार होते हैं। ठीक है, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार पहचान जो है, यानी कि पहचान जो है वो हमें विरासत में नहीं मिलती, अपितु यह व्यक्ति तथा समाज को इनके दूसरे व्यक्तियों के साथ में संबंधों से प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो ऐसी चीजें आपको इस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन करनी थी। ओके, आई होप अब आप समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। आगे बात करते हैं इसके इंग्लिश मीडियम की। तो डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ एंड मॉडल, तो लॉ एंड मॉडल में आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है, ऐसे पढ़ सकते हैं आप। ओके, ये तो हेडर आ गया, चलिए कोई नहीं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन है कि सामाजिक परिस्थिति किसे कहते हैं, तथा उदाहरण सहित प्रदत्त परिस्थिति और जो अर्जित परिस्थिति है इसको समझाइए। और सर जी, परिस्थिति का ये इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल, ये प्रश्न वैसे तो मैं आपको 6 नंबर में समझा रहा हूँ, ये आपका मतलब 4 में मैं समझा रहा हूँ, आ सकता है आपका 6 नंबर में भी। ठीक है ना, बड़े ध्यान से देखना। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सामाजिक परिस्थिति का मीनिंग क्या है, कि सामाजिक परिस्थिति होती क्या है। तो परिस्थिति जो है ये व्यक्ति को समाज में प्राप्त एक स्थान होती है। ठीक है, परिस्थिति को प्रमुख तौर पे 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, जो कि रॉफ लिंटन ने बांटा है। तो अगर आपसे पेपर में एमसीक्यू आ जाए कि परिस्थिति को किसने बांटा है, कितने पार्ट में, तो रॉफ लिंटन ने 2 पार्ट में। एक है बच्चों
प्रदत्त परिस्थिति, ठीक है, एक होती है अर्जित। अब प्रदत्त यानी कि जो हमें जन्म से मिली है, और प्रदत्त यानी कि जिसे हम मतलब अर्जित यानी कि जिसे हमने अर्जित किया है अपने मेहनत के द्वारा, ठीक है। अब प्रदत्त कैसी हो जाएगी? प्रदत्त जो कि हमारी परिस्थिति जन्म पर आधारित है, जो कि बिना किसी प्रयास के हमें अपने आप ही मिल जाती है, ठीक है। अब इसी परिस्थिति के आधार पे हमारी जाति, हमारे नातेदार यानी कि संबंध वगैरह जो हैं, ये जन्म, लिंग, भेदभाव, आयु भेद, ये सभी हमें जन्म से ही मिल जाते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमें ज़्यादा उसकी कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम बात करते हैं अर्जित परिस्थिति की, तब यहाँ पे मेहनत करनी पड़ जाती है, ठीक है। जिन पदों या स्थानों को व्यक्ति अपने व्यक्तित्व गुणों के आधार पर प्राप्त करता है, वे अर्जित परिस्थितियां होती हैं। यानी कि जिस पद को, जिस स्थान को, जिस स्किल को हम अपनी मेहनत, अपने गुण के आधार पर प्राप्त करते हैं, वे होती हैं अर्जित परिस्थितियां, ठीक है। अर्जित परिस्थिति के आधार पे आधार निम्नलिखित होते हैं। आप कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं, आप प्रशिक्षण यानी कि स्किल पाते हैं, आप धन दौलत इकट्ठी करते हैं, आप कोई काम करते हैं, या फिर आप पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, तो ये क्या है? ये आपने अर्जित किया है अपनी मेहनत के द्वारा, ठीक है। और जो प्रदत्त है, इसमें क्या है कि आपको जो है अपने आप ही जन्म से ही मिल जाता है ना, ये चीजें होती हैं। ओके बच्चों, तो परिस्थिति के बारे में ये दो चीजें याद रखेंगे आप, क्या है सामाजिक और उदाहरण से क्या क्या बताना था आपको। ओके, अब इसका बंटवारा किसने किया था? तो रॉल्फ लिंकन ने, याद रखना इस बात को। ओके, इंग्लिश में आ जाएगा कि व्हाट इज सोशल स्टेटस एंड एक्सप्लेन द स्टेटस गिवन एंड अर्न स्टेटस विद कोटेशन। तो देख लीजिए, स्टेटस, कॉन्फ्रेंट एंड अर्न स्टेटस, इसके बारे में ये सारी पॉइंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, बड़े ध्यान से पढ़ो बच्चों, कि राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं राजनीतिक संस्थाओं के सरोकार की, तो ये समाज के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। प्रत्येक को विस्तार से समझाइए। तो राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज के दो महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं? सबसे पहला है शक्ति और दूसरा है सत्ता। शक्ति जो है, ये व्यक्तियों या समूहों के द्वारा दूसरे के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता है। शक्ति यानी कि हमारी स्ट्रेंथ। तो जब भी राजनीति है तो एक दूसरे का विरोध तो लगा ही रहता है। तो राजनीतिक संस्थाओं में जब कोई किसी का विरोध करे, कोई व्यक्ति, कोई समूह, तो आप उसके विरोध के बावजूद भी अपनी इच्छा को पूरा करें, वो शक्ति है। रही बात सत्ता की, तो शक्ति का उपयोग सत्ता के माध्यम से करते हैं। जो भी पावर है हमारी, उससे हम सत्ता के माध्यम से उपयोग करते हैं। सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसे वैध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी कि हमारे पास पावर है, अब हम सत्ता में भी हैं, तो हमारी सत्ता में होने की वजह से जो हमारी पावर है वो स्वीकार्य होगी लोगों के द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार से जब समाज राज्यविहीन हो जाता है तो वहां पे सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अभाव हो जाता है। यानी कि सरकार की जो औपचारिक संस्थाएं हैं, जो कि नॉर्मली हमारे खाने पीने के, हमारे स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल वगैरह की सुविधाएं रखती हैं, जब राज्यविहीन समाज होगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वहां पे ये होंगी ही नहीं। राज्य की संकल्पना में ये बताया जाता है कि राज्य वहां विद्यमान होता है जहां सरकार का एक राजनीतिक तंत्र एक निश्चित क्षेत्र पर शासन करता है। जैसे हमारा भारत है, भारत में आपको पता है 28 स्टेट्स हैं, तो हर एक स्टेट लेवल पे जो सरकार है वो राज करती है अपने स्टेट में, ठीक है, और सेंटर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आती है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो सरकार है वो विद्यमान है किसकी वजह से? एक पर्टिकुलर राजनीतिक तंत्र की वजह से, क्योंकि उनका जो शासन वो निश्चित है। आधुनिक राज्य प्रभुसत्ता, नागरिकता और अवसर राष्ट्रवादी विचारों द्वारा प्रभावित होते हैं। अब प्रभुसत्ता क्या है? तो प्रभुसत्ता का अभिप्राय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक राज्य के अविवादित शासन से है, जैसा कि 28 स्टेट्स एंड उनकी जो गवर्नमेंट है उसकी बात हुई है, ठीक है। तो राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज के दो महत्वपूर्ण पहलू कैसे हैं, समझ गए आप सभी? तो शक्ति, सत्ता को कैसे एक्सप्लेन करना है, उसके बाद में एक राज्य की उसकी क्या पावर है, ये कैसे एक्सप्लेन करनी है, समझ गए? चलिए अब आते हैं इंग्लिश में। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न्ड विद टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो एक पावर हो गया, एक आपका दूसरा पॉइंट हो गया, आप यहां से पढ़ सकते हो। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। समाज शास्त्र में मैक्स वेबर के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो मैक्स वेबर ने सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में क्या योगदान दिया है, कई बार पेपर में आता है। ये 4 नंबर की जगह 6 में भी आता है, तो बड़े ध्यान से पढ़ें, ठीक है। मैक्स वेबर ये पहले व्यक्ति थे
जिन्होंने विशेष और जटिल प्रकार की जो वस्तुनिष्ठा है इसकी शुरुआत की थी, जिसे सामाजिक विज्ञान को अपनाना था। ठीक है, क्या नाम है, समानुभूति समझ के लिए यह आवश्यक है कि समाजशास्त्री बिना स्वयं की निजी मान्यताओं तथा प्रक्रियाओं से प्रभावित हुए पूर्ण रूप से विषयगत अर्थों तथा सामाजिक कर्ताओं की अभिप्रेरणाओं को ईमानदारी पूर्वक अभिलिखित करें। यानी कि वो जब भी बात करे लिखने की, ठीक है, या लिखे, तो उसमें अपनी मान्यताओं, अपनी प्रक्रियाओं, स्वयं के निजी जो मामले वो नहीं, बल्कि एक्चुअल में जो है, जो कर्ताओं की अभिप्रेरणाएं हैं, उसे ईमानदारी से लिखे, चाहे वो किसी भी उनकी सामाजिक स्थिति हो, आर्थिक हो, व्हाटएवर। ठीक है, आदर्श रूप एक पद्धति शास्त्रीय उपकरण है। आदर्श प्रारूप मॉडल की एक तरह की मानसिक रचना है। मैक्स वेबर ने कहा कि आदर्श प्रारूप ये मॉडल की एक तरह की मानसिक रचना है जिसका उपयोग संपूर्ण घटना या समस्त व्यवहार या क्रिया की जो वास्तविकता है इसको व्यक्त करने के लिए किया गया है। ठीक है, इसका निर्माण वास्तविकता को हूबहू दर्शाने के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद में एक दो पॉइंट और हैं। ये आदर्श प्रारूप जो मॉडल है इसके बारे में आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैक्स वेबर ने आदर्श रूपों का प्रयोग सत्ता को परिभाषित करने के लिए भी किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। यह रहा आपका मैक्स वेबर का योगदान। बात करें इंग्लिश मीडियम में, एक सेकंड, अच्छा ये सत्ता के प्रकार हो गए। तो पारंपरिक सत्ता का उद्भव और प्रचलन हुआ है। इसमें 3 प्रकार की सत्ता है। ठीक है, कि जो पारंपरिक सत्ता है, क्या नाम है, करिश्माई सत्ता, इसका उद्भव दैविक स्रोतों से हुआ है। तर्कसंगत वैधानिक सत्ता का उद्भव कानून के आधार पर हुआ है। और पारंपरिक सत्ता का उद्भव प्रथा और प्रचलन से हुआ है। ठीक है, 3 प्रकार की सत्ता का प्रकार बताया इन्होंने। रही बात आंसर की, तो आप यहां से पढ़ सकते हो, डिस्कस इन डिटेल द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर टू सोशियोलॉजी। तो क्या क्या कंट्रीब्यूशन है आप पढ़ सकते हैं यहां से। ओके, चलिए अब 4 नंबर का एक आखिरी क्वेश्चन है जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। और ये प्रश्न कई बार आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है, संक्षेप में बताइए। बिल्कुल ठीक है भाई, कि जो पर्यावरण है वो सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक होता है। अथवा में क्या है कि तकनीकी व अर्थव्यवस्था सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है। आपको यहाँ पे क्या पता चला कि सामाजिक परिवर्तन के जो प्रमुख कारक हैं 4 हैं, जिसमें से एक आपको पर्यावरण यहाँ पे बता देना है, तकनीक व अर्थव्यवस्था ये दूसरा है, ये आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, तो आ जाइए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन पर्यावरणीय कारण अथवा स्रोतों की व्याख्या। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है जैसे आंसर लिखा हुआ है ना मैंने पॉइंट में, कि सामाजिक परिवर्तन पर्यावरणीय कारण अथवा स्रोतों की व्याख्या कीजिए, ऐसे भी आ सकता है। ओके, तो लिखेंगे कि पर्यावरण जो है वो सामाजिक परिवर्तन लाने में एक प्रभावकारी कारक है। कैसे? क्योंकि देखो, भौतिक पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन को गति देता है। मनुष्य प्रकृति के प्रभावों को रोकने अथवा झेलने में अक्षम था शुरुआती दौर में। उदाहरण के लिए, मरुस्थलीय वातावरण में रहने वाले लोगों के लिए एक स्थान पर रहकर कृषि करना संभव नहीं था। जैसे मैदानी भागों अथवा नदियों के किनारे हम कृषि कर लेते आसानी से, तो मरुस्थलीय वातावरण में ऐसा नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब नदी या समुद्र के समीप नगरों का विस्तार बड़े पैमाने पे होता था, क्योंकि नदी है तो खेती वगैरह आसानी से हो जाती थी, और यहाँ पे जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो भी आसानी से हो जाती थी, यातायात अच्छे से हो जाता था। तो इसी वजह से देखा गया कि जो पर्यावरण है वो कैसे समाज में परिवर्तन लाता है। अगर आप किसी मरुस्थल में हो तो खेती वगैरह अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपका विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, वही आप मैदानी इलाके में हो, नदियों के किनारे हो, तो सिंपल सी बात है, खेती अच्छी होगी, यातायात होंगे, ठीक है, और व्यापार वगैरह भी आप अच्छा कर पाओगे। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। आगे दिया हुआ है कि भौगोलिक पर्यावरण या प्रकृति समाज को पूर्ण रूप से बदल कर रख देते हैं। जैसा अभी हमने देखा ना कि गर्म और नदियों के इलाके के आसपास का बदलाव। ठीक है, अब ये बदलाव अपरिवर्तनीय भी होते हैं, अर्थात ये स्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, सूखा, अकाल। अच्छा, आपने वो चैप्टर पढ़ा है ज्योग्राफी का, जैव विविधता वाला। ठीक है, तो आप वहां से भी 1-2 पॉइंट उठा सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, कि कई बार क्या होता है, भूकंप आता है, बाढ़, तूफान, सूखा या अकाल पड़ जाता है, महामारी आती है, तो हम उस एरिया को छोड़ के चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह बस जाते हैं। तो ये क्या दर्शाता है, भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है हमारी। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो आई होप अब आपको पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन लाने में प्रभावकारी कैसे है, इसके स्रोतों की व्याख्या क्या है, कारण क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, कि तकनीक व अर्थव्यवस्था
ये समाज में कैसे परिवर्तन लाती है, इसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति जिस उन्नत प्रवृत्ति का प्रयोग करते हैं उससे प्रौद्योगिकी कहते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे भौतिक उद्देश्य, जैसे कि मान लीजिए हमें पैसा जुटाना है, हमें कूलर, पंखा, फ्रिज, ठीक है, ऐसी चीजें जुटानी है जो कि हमारे भौतिक उद्देश्य हैं। तो ऐसे भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब व्यक्ति जिस प्रविधि का उपयोग करता है उससे प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे कि बल्ब, पहिया, वाष्प इंजन, रेलगाड़ी, उपकरण, ये सभी क्या है, ये सभी उत्पादन प्रणाली और अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव आया है, जिससे कि सामाजिक परिवर्तन हुआ है। किसी वजह से, इन सारी चीजों की वजह से। ठीक है, आगे और पॉइंट आ जाते हैं कि तकनीकी क्रांति से जैसे टेक्नोलॉजी अब बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है और उदारीकरण भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब इन क्षेत्रों को बढ़ावा मिल रहा है, जैसे कि ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग में होने वाली तकनीकी प्रयोग। ठीक है, नवीन सूत काटने तथा बुनने की मशीनों ने भारतीय उपमहाद्वीप की हथकरघा को नष्ट कर दिया है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे व्यापक और उच्च स्तरीय था। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी है तो कहीं छोटे तौर पे नुकसान भी है। कई बार आर्थिक व्यवस्था में होने वाली परिवर्तन जो कि प्रत्यक्ष तकनीकें नहीं होते हैं, समाज को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मानते हैं कि रोपण कृषि है, जहां पर बड़े पैमाने पर नकदी फसलें जैसे गन्ना, चाय, कपास की खेती ये की जाती है। अब श्रम के लिए यहाँ पे भारी मांग उत्पन्न हो जाती है। तो यही चीजें होती है कि कई बार आर्थिक व्यवस्था में होने वाली परिवर्तन ये प्रत्यक्ष तकनीकी नहीं होते हैं, ये समाज को भी बदल के रख देते हैं। 17th एंड 19th शताब्दी के आसपास दासों का व्यापार प्रारंभ हुआ था, जो किसी चीज को दर्शाता है। ओके बच्चों, तो ये है तकनीकी व अर्थव्यवस्था में सामाजिक परिवर्तन। ओके, आई होप अब आप समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। चलिए इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, द एनवायरमेंट इज अ मेजर फैक्टर इन सोशल चेंज। तो कैसे है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, पूरा का पूरा आपका जो आंसर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था कि टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी इज अ मेजर फैक्टर इन सोशल चेंज। अब टेक्नोलॉजी एंड जो इकोनॉमी है वो कैसे है, तो वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। ओके, चलिए ये रहा आपका कंप्लीट आंसर, यहाँ से पढ़ लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं इस पेपर के अगले सेक्शन की, जो कि हमारा खंड नंबर डी। ठीक है, खंड डी 6 नंबर के हमारे 3 क्वेश्चन है, एक अथवा मिलेगा आपको एक क्वेश्चन में, तो टोटल आपके 6 नंबर के 4 बन जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन 33 कई बार पेपर में आ चुका है बच्चों, कि जो विवाह है ये एक सामाजिक संस्था है। विस्तार से चर्चा कीजिए। तो आ जाइए, हम भी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, विवाह संस्था, विवाह को हम दो वयस्क में एक स्त्री एक पुरुष, दो वयस्क व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधों की सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो विवाह संस्था क्या होगी, विवाह संस्था के अंतर्गत दो वयस्क जिसमें स्त्री और पुरुष शामिल हैं, इनके बीच लैंगिक संबंध जो कि समाज के द्वारा स्वीकृत हैं, अनुमोदित हैं, उनके रूप में हम परिभाषित करते हैं। अब जब हम विवाह समाज की संस्था की बात कर रहे हैं तो इसके कुछ स्वरूप भी हैं। कौन कौन से, अब इसमें सबसे पहला स्वरूप है बच्चों एक विवाह। एक विवाह क्या होता है, यह विवाह एक व्यक्ति को पर्टिकुलर एक समय में एक ही साथी रखने की अनुमति देता है। एक विवाह को आप एकल विवाह भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर आता है बहुविवाह। अब यही बात जो है ये पत्नियों के लिए भी लागू होती है कि एक महिला एक समय में एक टाइम पे एक ही पति रख सकती है। ठीक है, बहुविवाह में क्या होता है, यह विवाह एक व्यक्ति को एक समय में एक से अधिक साथी, जीवन साथी रखने की अनुमति देती है। ठीक है, बहुविवाह। अब बहुविवाह बेसिकली दोनों के लिए होता है। इसमें एक होता है बहुपत्नी विवाह, अर्थात एक पति की एक से अधिक पत्नियां, और एक होता है बहुपति विवाह, अर्थात एक पत्नी के एक से अधिक पति। ठीक है, फिर अंतः विवाह, जैसा कि नाम से पता चलता है बच्चों, अंतः विवाह का मतलब क्या हो गया कि जिस पर्टिकुलर एरिया में आप रहते हैं, ठीक है, जिस स्थान पे आप रहते हैं उस स्थान को छोड़कर और उस समुदाय को छोड़कर, मतलब आप उसी में शादी करेंगे। अच्छा एक मिनट रुको, आपको ना दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। देखिए अंतः विवाह में क्या होता है कि एग्जाम्पल के लिए ये एक गांव है। ठीक है, ये क्या है, ये एक गांव है। अब इस गांव में ए से लेके जेड तक के समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, तो अंतः विवाह में क्या होगा कि ए से लेके जेड समुदाय में कोई भी समुदाय हो, एग्जाम्पल के लिए ए समुदाय है,
तो ये ए समुदाय जो शादी करेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने समुदाय के लोगों में ही करेगा, अपनी जाति में ही करेगा, अपने वर्ग में ही करेगा, ठीक है, और अपने गांव के भी अंदर ही करेगा। ओके, ये होता है अंतः विवाह, जैसे कि जाति विवाह हम जिसे बोलते हैं। फिर होता है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह में क्या होगा कि जो शादियां होंगी वो ए से बाहर के जितने समुदाय हैं, बी से लेके जेड तक के समुदाय और गांव से बाहर, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसमें गोत्र, जाति, नस्ल ये सभी शामिल हो जाता है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से विवाह संस्था, विवाह के प्रकार, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है, औद्योगिक क्रांति में आए बदलाव एवं पूंजीवाद के परिप्रेक्ष्य में कथन की व्याख्या कीजिए। अरे सर जी, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा? अरे आएगा, क्यों नहीं आएगा, लेकिन टेंशन मतलब आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। देखो, भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है, औद्योगिक क्रांति एक नए गतिशील आर्थिक क्रियाकलाप पूंजीवाद पर आधारित है। औद्योगिक क्रांति जो है वो एक नई गतिशील आर्थिक क्रियाकलाप पर आधारित है, जो कि है पूंजीवाद। अब पूंजीवाद को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। पूंजीवाद आर्थिक उद्यम की एक व्यवस्था है, जो कि ये सेपरेटेड नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग है, जो कि बाजार विनिमय पर आधारित है, और यह व्यवस्था उत्पादन के साधनों और संपत्तियों के निजी स्वामित्व पर आधारित है। तो पूंजीवाद क्या है? ये उद्यम की एक ऐसी व्यवस्था है जो कि बाजार के विनिमय पर डिपेंड करती है, ठीक है, और ये उत्पादन के साधन और संपत्तियों के निजी स्वामित्व को दर्शाती है, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन की उन्नति के पीछे यही पूंजीवाद व्यवस्था एक प्रमुख शक्ति थी, ठीक है, औद्योगिक उत्पादन की उन्नति के पीछे। ओके, उसके बाद उद्यम जो है, उद्यमी यानी कि जो क्या नाम है, उद्योगों के मालिक होते हैं, ये निश्चित और व्यवस्थित मुनाफे की आशा से प्रेरित होते हैं इस पूंजीवाद की वजह से, ठीक है। बाजारों ने उत्पादनकारी जीवन में प्रमुख साधन की भूमिका अदा की है। माल, सेवाएं, श्रम, वस्तुएं, इन सभी का बेसिकली इन्होंने निर्धारण किया, गणना की जा सकती है। इंग्लैंड जो है ये औद्योगिक क्रांति का केंद्र रह चुका है, ठीक है। औद्योगिकरण से पहले अंग्रेजों का मुख्य पेशा खेती करना और कपड़ा बनाना था, उसके बाद में ये चेंज होता चला गया, ठीक है। छोटा समाज था, स्त्री समाज था, औद्योगिकरण के साथ में केंद्रों का विकास हुआ, और भी बहुत सारी चीजें जिसे आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो समझा दी मैंने। अब औद्योगिकरण के साथ में शहरी केंद्रों का विकास हुआ, विस्तार हुआ, इसकी निशानी थी कि फैक्ट्रियों का धुआं, काले प्रदूषण वगैरह, ठीक है। अंग्रेजी कारखानों के मशीनों के द्वारा तैयार माल की आवागमन से हमारे भारत में जब ये आया तो स्वदेशी उद्योग जो थे वो दस्तकार जो थे वो खत्म हो गए, ठीक है। ये चीजें थी, तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके इंग्लिश मीडियम की। तो मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन डिस्कस इन डिटेल। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में आप ये पॉइंट पढ़ेंगे और इसको आसानी से बता देंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है कि ये वाला, मटेरियल इश्यू दैट द प्ले रोल इन कॉम्पिटिशन इन सोसाइटी। सिंपल सा आंसर देखो यहाँ से कि फिजिकल इश्यूज विच प्ले, ये क्या फिजिकल इश्यूज, नहीं, यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ी सी गलत हो गई है बच्चों, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ पे गलत हो गई है, फिजिकल की जगह यहाँ पे भौतिक की हम बात कर रहे हैं ना, तो शायद वो भी आ सकता है। तो आप यहाँ से पढ़ लेना, आपका जो क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। एक सेकेंड, ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 में पूछा गया बच्चों, सांस्कृतिक पिछड़ापन से आप क्या समझते हैं? भौतिक संस्कृति तथा भौतिक संस्कृति में किन्हीं 5 बिंदुओं के द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एक है हमारी भौतिक संस्कृति और दूसरी है हमारी अभौतिक, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, भौतिक और ये है हमारी अभौतिक संस्कृति। तो पहले सांस्कृतिक पिछड़ापन और इसमें डिफरेंस, ठीक है। तो देखो सांस्कृतिक पिछड़ापन क्या होता है। भौतिक आयाम तेजी से बदलते हैं, तो मूल्यों तथा मानकों की दृष्टि से अभौतिक पक्ष पिछड़ सकते हैं। यानी कि हमारे जो भौतिक आयाम है अगर ये तेजी से बदलेंगे तो हमारे मानक ये जो है भौतिक और अभौतिक पिछड़ जाते हैं, ठीक है। इससे संस्कृति के पिछड़ने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारे भौतिक आयाम तेजी से चेंज हुए, ठीक है, तो हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो मानक हैं, इनकी दृष्टि से अभौतिक पक्ष जो पिछड़ जाएगा, तो इसी को संस्कृति का पिछड़ापन बोलते हैं। अब देखो ध्यान से
कि भौतिक संस्कृति क्या होती है और अभौतिक क्या होती है। तो भौतिक समझ गए तो अभौतिक आसानी समझ जाओगे, है ना। भौतिक भौतिक संस्कृति मूर्ति होती है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। जैसे हमारी संस्कृति में किताबें शामिल हैं, पेन, कुर्सी, मूर्तियां शामिल हैं। भौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप में माप भी सकते हैं, गुण के रूप में माप सकते हैं। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से आते हैं क्योंकि संसार में परिवर्तन तेजी से आ रहे होते हैं। भौतिक संस्कृति में जैसे जैसे परिवर्तन तेजी से आते हैं, वैश्वीकरण है एग्जाम्पल ले लो, तो वैश्वीकरण तेजी से क्या होता है, किसी देश में परिवर्तन लाता है तो वो इसी चीज को दर्शाता है। भौतिक संस्कृति में किसी नई चीज का आविष्कार होता है तो इसका लाभ कोई भी व्यक्ति और समाज उठा सकता है। ठीक है, किसी भी चीज का आविष्कार हुआ, साइंटिस्ट ने किया, तो उसका लाभ जो है वो हर एक व्यक्ति उठा सकता है। जैसे आज के टाइम पे मान लीजिए मोबाइल जो है वो 5G है, ठीक है, तो ये आविष्कार ही तो है 5G का, इंटरनेट का, तो उसका लाभ सभी उठा पा रहे हैं। भौतिक संस्कृति के तत्व बहुत ही आकर्षक होते हैं, इसीलिए हम इसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। अगर आपको याद होगा बच्चों, तो मैंने आपको इंग्लिश में एक वो करवाई थी, डिबेट करवाई थी, डिबेट और स्पीच अलग अलग टॉपिक पे। और वो हमारा टॉपिक क्या था, टॉपिक था कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो किस प्रकार से हम लोगों को, हम युवाओं को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। करवाया था ना, आपको याद है ना इंग्लिश में। तो बस कुछ वैसा ही एक दो पॉइंट यहाँ पे आप वो लिख देना, है ना। लेकिन आपको पक्ष में बात करनी है, विपक्ष में नहीं। अब बारी आती है अभौतिक संस्कृति की। तो अभौतिक संस्कृति अमूर्त रूप है जिसे हम देख और छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं, जैसे कि विचार, आदर्श इत्यादि चीजें। ठीक है, उसके बाद अभौतिक संस्कृति जो है वो गुणात्मक रूप से आसानी से हम उसे माप भी नहीं सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब अभौतिक है तो इसे हम, ये अमूर्त रूप है, इसे हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे विचार हो गए, आदर्श हो गए, ये चीजें। अभौतिक संस्कृति, इसको हम गुणात्मक रूप में माप भी नहीं सकते हैं। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत ही धीरे धीरे आते हैं क्योंकि ये लोगों के जो विचार होते हैं ना, जो थॉट्स होते हैं, परसेप्शंस होते हैं, वो धीरे धीरे चेंज होते हैं। अभौतिक संस्कृति के तत्वों का लाभ सिर्फ उसी समाज के सदस्य को मिलता है जहां पे ये नए बदलाव आते हैं। ठीक है, अभौतिक संस्कृति के तत्व आकर्षक नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसमें आने वाले परिवर्तनों को आसानी से स्वीकार नहीं करते। ये चीजें हैं। ओके बच्चों, तो फटाफट से अब आप इसको रिवाइज कर लो, मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन और जो कल्चर बैकवर्ड्स है इसके बारे में ये बातें दी गई हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। फिजिकल कल्चर की बात आ जाएगी एंड उसके बाद में आपका ये इमेजिनल कल्चर की बात आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, वैसे तो पेपर में आपके 6 नंबर में एक में ही आंसर मिलेगा, एक में ही ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे से और समझाऊं इसीलिए मैंने दो में ऑप्शन ले लिया। ठीक है, तो 35वां क्वेश्चन का पहला क्या है कि नगरीकरण को परिभाषित कीजिए, ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब ये नगरीकरण क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो। नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या का एक बड़ा सा भाग गांव को छोड़ देता है और नगरों में और कस्बों में जाके बस जाता है। ठीक है, अब ये ना दो प्रकार का होता है, एक तो जनसंख्या घनत्व की वजह से और कृषि की वजह से होता है कि आर्थिक और प्रशासनिक शब्दों में ग्रामीण नगरीय बनावट दो मुख्य आधार होते हैं, जनसंख्या घनत्व और कृषि। अब इसको ध्यान से समझते हैं कि ग्रामीण समुदाय में और नगरीय समुदाय में क्या अंतर होते हैं। ओके, अब देखिए ग्रामीण समुदाय को आप कैसे याद करोगे। ग्रामीण समुदाय को याद कर लो कि जो गांव के लोग हैं इनसे याद कर लो। ठीक है, और नगर की, तो नगर के लोग हैं इनसे याद कर लो। तो कैसे बोलेंगे, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं ये कैसे होते हैं, इनका आकार काफी छोटा होता है। ठीक है, संबंध जो है वो इनके व्यक्तिगत होते हैं। रही बात सामाजिक संस्थाओं की, तो गांव में जाति, धर्म, प्रथाएं ये सभी जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, तीसरा, गांव में जो सामाजिक परिवर्तन है वो काफी धीमे होता है। अब गांव है तो भीड़ भाड़ कम है, छोटे एरिया होते हैं, तो यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व भी कम होता है। अब गांव है भाई तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लोग कृषि ही करेंगे, है ना, इस प्रकार से। तो गांव की अगर आपको बात समझ में आ गई तो अब इसी को उलट कर दो नगरीय में। नगर में कैसे भाई, नगरों का आकार बड़ा होता है, नगर में व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं, सामाजिक संस्थाएं जैसे कि जाति, धर्म, प्रथाएं ये ज्यादा प्रभावशाली नगरों में नहीं होती हैं क्योंकि भीड़ भाड़ है, लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा क्या नगर, कौन सा किस जाति धर्म का है ना। सामाजिक परिवर्तन यहाँ पे बहुत ही तेजी से होते हैं भाई, शहर है, रोजगार है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, घनत्व तो ज्यादा होता है यहाँ पे जनसंख्या का। ठीक है, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे कृषि के अलावा बाकी के अन्य सभी व्यवसाय होते हैं, उद्योग, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, इस प्रकार की एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं, ठीक है ना। तो गांव का क्या पॉइंट है आपका, अब आप समझ गए बढ़िया तरीके से। और जो नगर है इनका क्या पॉइंट है। अब इसी की बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्या है कि जो गांव है, ध्यान से देखना, गांव, कस्बा और नगर ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि गांव हो गए, कस्बे हो गए और नगर हो गए, ये एक दूसरे से कैसे भिन्न है, विस्तार से वर्णन करो। बच्चों मैं आपको फिर से कहता हूं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपका जरूर आएगा, ठीक है ना, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए यहां पे अथवा की बात कर लेते हैं। तो गांव, कस्बों और नगरों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं बच्चों कि गांव जो है इनका उद्भव किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। तो गांव के उद्भव के बारे में सबसे पहले तो ये समझो कि गांव जो है, सिंपल सी बात है, कोई एक छोटा एरिया है ना। तो सामाजिक संरचना में गांव की जो सामाजिक संरचना है इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तनों से इसका जन्म हुआ है, जहाँ पे खाना बदोशी जीवन पद्धति जैसे कि शिकार, भोजन संकलन, अस्थायी कृषि इस पर आधारित थे, ठीक है। इसका संक्रमण स्थायी जीवन में हुआ इस प्रकार से, ठीक है ना। देखो एक सेकंड को ध्यान से समझाता हूं आपको, ठीक है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। गांव का उद्भव, गांव की जो सामाजिक संरचना है इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन कैसे हुआ है, जब कोई खाना बदोशी जीवन पद्धति जो कि शिकार, भोजन संकलन तथा अस्थायी कृषि पर आधारित थी, तब संक्रमणीय स्थायी जीवन में हुआ। दूसरा, भूमि निवेश और तकनीकी खोजों ने कृषि के अतिरिक्त और भी सारे उत्पादनों की संभावना बढ़ा दी। गांव में बेसिकली शिकार वगैरह, भोजन संकलन, अस्थायी कृषि होती थी। अब जब भूमि में निवेश किया जाने लगा, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो कृषि के अलावा और भी काम किए जाने लगे। अब कृषि के अलावा जब काम हुए तो श्रम विभाजन डिवाइड हो गया, ठीक है। इन सभी परिवर्तनों ने मिलकर गांव के उद्भव को एक विशिष्ट प्रकार दिया, जहां लोगों का निवास एक विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संगठन पर आधारित था, ठीक है। अब देखो जो आपके मेन डाउट हैं वो यहां पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। गांव, कस्बा और नगर, अब आपके सारे डाउट यहां पे क्लियर होंगे। ओके, गांव क्या है, कस्बा क्या है और नगर क्या है। ओके, अब ध्यान से समझ लेना एक ही बार में। देखो गांव, जिस भौगोलिक क्षेत्र में जीवन जो है वो किस पर आधारित हो, कृषि पर आधारित हो, जहां पर प्राथमिक क्रियाकलापों से संबंधित जो कार्य हो इसकी भरमार हो, जहां पर जनसंख्या कम हो और सरलता से वो आसानी से जी रही हो, ठीक है। जहां पे सामाजिक संबंध काफी अच्छे हो, जाति वगैरह यहाँ पे ज्यादा मानी जाती हो, उसे गांव बोलते हैं। कस्बा क्या है, कस्बा जो है ये नगर का एक छोटा सा स्वरूप है, ठीक है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ा होता है लेकिन नगरों से छोटा। गांव से बड़ा है लेकिन नगरों से छोटा है, तो कस्बा है। नगर जो है ये वह भौगोलिक क्षेत्र है जहां लोग कृषि के स्थान पर अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, जहां पर द्वितीयक संबंधों की भरमार होती है, परिवहन अच्छा होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती है, अधिक जनसंख्या होती है, तो सामाजिक संबंध जटिल पाए जाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। तो इस प्रकार से आपको इसके बताना था, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे बच्चों कंप्लीट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के बारे में। अब बात करते हैं इसके इंग्लिश मीडियम की। डिफाइन अर्बनाइजेशन डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज, इसके बारे में। तो अर्बनाइजेशन के बारे में ये पॉइंट है आपके, डिफरेंस कैसे करना है, तो ये आपके सारे पॉइंट हैं, ठीक है, रूरल एरिया का और अर्बन एरिया का, ठीक है। अब डिफरेंस आपको करना था किसके बारे में, रूरल, एक सेकेंड, ये रहा, हाउ आर विलेजेस, टाउन्स एंड टाउन्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। टाउन्स यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, बेसिकली नगर आ जाएगा, तो कैसे अलग हैं सभी। तो इमरजेंस कैसे हुआ विलेजेस का, तो ये पढ़ लीजिए। उसके बाद में विलेज क्या है, टाउन क्या है, सिटी क्या है, इसके बारे में ये पढ़ सकते हैं। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने क्लास 11th के अपने सोशियोलॉजी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए जो हमारा तीसरा सैंपल पेपर है, इसके पार्ट 2 को भी इस वीडियो में पूरा समझ लिया। कहने का मतलब कि तीसरा सैंपल पेपर अब हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है।